का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th चैप्टर 3 के अंदर आज हम बात करेंगे इस वेब सीरीज़ जो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 की चल रही है क्लास 10th के लिए। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया, ये थर्ड चैप्टर चल रहा है जो कि पार्ट 5 है। इस वीडियोस की सीरीज़ को तुम देखोगे और उसके बाद बुक पढ़ोगे, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाली है और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। दूसरी चीज़ ये करनी है तुमको कि तुम्हें रिएक्शंस को याद करने के लिए एक 10 रुपये की अलग कॉपी बना लो, उन रिएक्शंस को लिख लो, रिएक्शन के उसके बैलेंसिंग को सीख लो और उस रिएक्शंस को बार बार डेली रिवाइज करो। हर एक रिएक्शन तुमको याद होने वाली है और रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और तुम्हारे को बहुत सारे नंबर दिला सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। पिछली क्लास में हमने इस डायग्राम के बारे में बात किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि ओर के अंदर से हम मेटल्स को कैसे निकालेंगे। ओर के बहुत सारे ओर होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो हमने 3 टाइप की टेक्निक्स देख ली या 3 टाइप की कैटेगरी के मेटल्स को निकालने का देख लिया है और कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उनके ओर से कैसे मेटल निकालना है ये हम देखेंगे। फिर जो कम रिएक्ट करते हैं उनके ओर से मेटल कैसे निकालना है वो देखेंगे। और उसके बाद जो लो रिएक्टिव हैं उनसे मेटल्स में ओर में से मेटल कैसे निकालना है वो देखेंगे। और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और ये सारी प्रोसेसेस को भी हमने पढ़ना है। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स की बात करें तो ओर्स माइंड फ्रॉम दी अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amount of impurity such as soil, sand, etc. called gangue। यानी कि जो ओर हम निकालते हैं उसके ऊपर अर्थ की यानी कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ चिपकी रहती हैं। जैसे कि ओर को हमने निकाला तो उसके ऊपर मिट्टी चिपका रहेगा, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिट्टी से रिलेटेड चिपकी रहेंगी। तो अगर किसी ओर के साथ मिट्टी और गंदगी चिपकी हुई है तो उसको हम गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी कि मेटल निकालने से पहले उस गंदगी को हमें पहले साफ़ करना पड़ेगा, यानी कि उस ओर के ऊपर जो गंदगी है उसको साफ़ करना पड़ेगा। और द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड द ओर। यानी कि अगर उसको सफाई करनी है तो उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा उस गैंग और ओर के कि कैसे हमने करना है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। यानी कि डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं जो अलग अलग ओर के लिए, अलग अलग गैंग के लिए यूज़ की जाती हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं हमने, जो उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करेंगे जो लो हैं एक्टिविटी सीरीज़ में। यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज़ हमने याद की थी, केदारनाथ का माली आलू का पी के बनाता है, उस सीरीज़ में जो सबसे नीचे एलिमेंट्स हैं जो लो रिएक्टिव है उनको पहले कैसे निकाला जाएगा और में से वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव। यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्शन करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। यानी कि जो उसके ऑक्साइड्स हैं, यानी कि जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन निकालना तो मेटल में से। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन निकाल देंगे मेटल में से तो वो निकलने के बाद सिर्फ मेटल रह जाएगा और उसका प्रोसेस क्या है, सिर्फ हीटिंग देंगे, उससे हमारा जो है निकल आएगा। फॉर एग्जांपल सिनेबार HGS, यानी कि सिनेबार जिसको HGS कहते हैं, इज़ एन ओर ऑफ मरकरी। यानी कि मरकरी का ओर है। व्हेन इज़ हीटेड इन एयर, जब हवा में इसको हीट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड। पहले ये मरकरी ऑक्साइड में, यानी कि मरकरी सल्फाइड से मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मरकरी ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। यानी कि उसके बाद मरकरी ऑक्साइड को और हीट करते हैं तो वो सिर्फ मरकरी में ही रह जाता है। यानी कि तुम्हें क्या समझ आया कि अगर कुछ ओर्स ऐसे हैं जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हैं जिनको सिर्फ हम हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और हमारा जो सिर्फ मेटल रह जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है 2HgS मरकरी सल्फाइड प्लस 3O2। O2 का मतलब क्या है? हीट दे रहे हैं हम। एरो के ऊपर भी दिखा दिया, हम हीट दे रहे हैं। और हीट देने के बाद क्या बना? HgO मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2 गैस हमारी रिलीज हुई। फिर HgO को, मरकरी ऑक्साइड को दोबारा से हीट कर रहे हैं हम लोग और हमारा जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और ऑक्सीजन फिर से उड़ जाएगी। और हमें पता है मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज कॉपर सल्फाइड कॉपर डाइसल्फाइड, या तुम कह सकते हो मतलब Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर।
यानी कि कॉपर को जो कॉपर 2s है उसको भी हीट करके हम सिर्फ निकाल सकते हैं। यानी कि सिर्फ जो Cu2s है उसको तुम हीट करोगे तो तुम्हें कॉपर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि रिएक्शंस में लिख रखा है 2Cu2s प्लस 3O2 गिव्स हीट, यानी कि हीट यानी कि O2 यानी कि रिएक्ट करवा रहे हैं। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आया और सल्फर उड़ गया, फिर कॉपर ऑक्साइड को और हीट किया और कॉपर सल्फाइड को भी हीट किया, तो हमारे पास कॉपर और SO2 देखने को मिल रहा है। ये जो दो लिखा हुआ है Cu2s के सामने और ऑक्सीजन O2 के सामने 3 लिखा है, ये सारी बैलेंसिंग का गेम है जो कि मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा रखा है मैंने। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो लो एक्टिविटी सीरीज वाला हमने देख लिया कि अगर एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं और उनको सिर्फ हीट करके हम उसके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, मिडल वाले जो सीरीज में मिडल वाले एलिमेंट्स हैं, मिडल वाले सब्सटेंसेस हैं, उनको कैसे, उन मेटल्स को कैसे हम निकालेंगे वो देखने जा रहे हैं। The metals in the middle of activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive, यानी कि ये बीच के रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव हैं, बीच में है। These are usually present as sulfide and carbonate in nature, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेटल के साथ सल्फाइड या मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ रहेगा। It is easier to obtain a metal from its oxide एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट, यानी कि अगर कोई मेटल है और उसका ऑक्साइड भी है, सल्फाइड भी है और कार्बोनेट है, तो जो मेटल ऑक्साइड है उससे मेटल निकालना आसान होता है, बल्कि मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आराम से निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम बुक क्या कर रही है। देयरफॉर prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। वही बात हो रही है, मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान काम है। The metal sulfide ore are converted into oxide. The sulfide ore are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air। यानी कि बहुत सारा एयर के प्रेजेंट में अगर उसको हीट करें, किसको, सल्फाइड ओर को, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड्स में। द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, यानी कि बहुत सारा हवा में किसी सल्फाइड को ओर को हीट कर रहे हैं और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। द कार्बोनेट ओर आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, यानी कि कम हवा में बहुत ज़्यादा हीट देना है कार्बोनेट ओर को, तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। यानी कि रोस्टिंग तुम्हें समझ आ गया कि ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में हीट करना सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। और कैल्सिनेशन क्या होता है, कम एयर की प्रेजेंस में ज़्यादा हीट देना, किसको, कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन कहते हैं। यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में फ़र्क आता है एग्जाम के अंदर 2-3 नंबर में, तुम्हें याद होना चाहिए, मैं लिख के ले लो, आएगा 90% चांस है कि ये आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन एज फॉलो। यानी कि अब एक रिएक्शन देखते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा। जैसे कि रोस्टिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फाइड है, सल्फाइड के टाइम पे हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग करेंगे। कैसे रोस्टिंग, कैरीमिनाटी वाला, मैंने 100 बार बोल दिया, कैरीमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं है भैया, पर तुम याद कर सकते हो क्योंकि कैरीमिनाटी भी बहुत सारा गुस्से में ही लोगों को रोस्ट करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिंक सल्फाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि हीट हम दे रहे हैं, और हीट हमने दिया तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और जो हमारा SO2 रिलीज हो गया। कैल्सिनेशन में क्या होगा कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन कम देंगे, और ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि कोई भी ऑक्साइड को आराम से हम मेटल निकाल सकते हैं किसी भी ऑक्साइड में से। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग suitable reducing agents such as कार्बन। और इनको निकालने के लिए, जिंक ऑक्साइड में से जिंक निकालने के लिए सिंपली हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करेंगे, जैसे कि कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है कि ये जिंक में से ऑक्सीजन को खींच लेगा और सिर्फ जिंक रह जाएगा। तो जैसे कार्बन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो वो क्या होता है, जिंक मेटलिक जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिर्फ जिंक हमारे पास बचता है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है।
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या देगा, जिंक देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर फर्स्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। दोबारा से याद दिला दूं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस या मेटल या किसी चीज़ में, तो किसी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ तो कि तुमको अच्छे से समझ आएगा कि किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन को हम जोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, और उसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो वो रिडक्शन है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो किसी चीज़ में से हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, और किसी चीज़ में हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो वो रिडक्शन है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन का जोड़ना किसी चीज़ में ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकालना किसी चीज़ में रिडक्शन कहलाता है। पर हाइड्रोजन का निकालना ऑक्सीडेशन कहला रहा है, यहाँ पे उल्टा हो गया, और हाइड्रोजन का जोड़ना रिडक्शन कहला रहा है, जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो रिड्यूसिंग प्रोसेस, यानी कि उन कंपाउंड में से उसका मेटल निकालना ही को भी रिड्यूसिंग प्रोसेस कहते हैं। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन यानी कि कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो यूज, यानी कि कार्बन को ना यूज़ करके कई बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कोई और ले लेगा और जिंक अकेला रह जाएगा, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो जिंक को वो फेंक देगा, साइड में कर देगा और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और जिंक प्योर हमारे को देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैग्नीज यानी कि मैग्नीशियम नहीं है, ये मैग्नीज है, MnO2, अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जो है हीट करते हैं तो हमारे को मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और साथ में हीट निकलेगी। और तुम्हें अब ये बताना है कि हीट जो निकलेगी, अब तुम्हें ये बताना है कि ये तो तुम्हें समझ आ गया कि मैग्नीज ऑक्साइड में अगर एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम में मैग्नीज को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली और मैग्नीज अकेला रह गया, यानी कि अलग हो गया, हमें मेटल मिल चुका है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बन गया है। बट यहाँ पे एक हीट भी निकल रही है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है। और मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है तुमको कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ अगर हीट निकलती है उसको कौन सा प्रोसेस या कौन सा रिएक्शन कहते हैं, तो उसको एंडोथर्मिक कहेंगे या एक्सोथर्मिक कहेंगे, तुम्हें बताना है। एक हिंट दे देता हूँ कि चलो बता ही देता हूँ यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जब हीट ऑब्जर्व होती है तो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, अगर हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक कहते हैं। तुम्हें याद आ गया होगा अगर तुमने मेरी वीडियोस देख रखी है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या तुम पहचान सकते हो द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, क्या कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है तो क्या तुम उसको पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे, चलो देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि एक बंदा दूसरे को धक्का मार के उसकी जगह ले लेगा, वो वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज़ सो लार्ज, यानी कि उसमें से जो हीट निकलती है बहुत ज़्यादा निकलती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट, और ये मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में क्यों आया, तुम सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि ये मेटल है पर ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि वो मेटल को गला देती है। सोचो कितनी ज़्यादा हीट होती होगी कि एक मेटल को गला दे रही है रिएक्शन के टाइम पे, तो कितनी ज़्यादा हीट होगी। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्स मशीन पार्ट्स, यानी कि रेलवे ट्रैक्स जहाँ से टूट जाती हैं या मशीन पार्ट्स जहाँ से क्रैक हो जाते हैं, वहाँ पे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं और वहाँ पे उसको ट्रैक्स को और मशीन को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तुम बोलोगे कैसे जोड़ेंगे? सिंपली क्या करते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है और जो आयरन होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, यानी कि जो हमारा लोहा है वो समझ लो पानी बन चुका है, और वो जहाँ पे क्रैक होता है या जहाँ पे टूटा होता है उसके बीच में जाके उस चीज़ को भर देता है, उस गैप को भर देता है, और थोड़ी देर बाद वो सॉलिड हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी रिपेयरिंग हो जाती है। यानी कि साइंस को हमने डेली लाइफ में यूज़ कर लिया है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम कैसे निकालने वाले हैं ओर्स के अंदर से, वो हम देखेंगे। तो द मेटल्स हाई अप इन रिएक्टिव सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं मेटल सोडियम पोटाशियम टाइप के, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन,
यानी कि उनको हम कार्बन के साथ हीट करके नहीं नॉर्मली निकाल सकते हैं जैसे हम ऊपर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा डिस्पेक्टिव मेटल। यानी कि कार्बन इन सबको क्या कर सकता है, कार्बन इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और हमने पढ़ा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल को या कोई भी मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए उससे हाईली रिएक्टिव चाहिए, पर ये तो पहले से ही हाईली रिएक्टिव है, इनके ऊपर कौन इनको डिस्प्लेस करने आएगा? तो इसके लिए आसान तरीका क्या है हमारे पास कि हम दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन। यानी कि दिस इज बिकॉज, यानी कि यहाँ क्या कारण बता रहा है, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यानी कि इन जो इतने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनका जो प्रेम है वो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ कार्बन। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यानी कि इन मेटल्स को अगर हमें पाना है प्योर फॉर्म में तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जितने भी मेटल मैंने अभी बोले उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से निकालते हैं ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, उनके मोल्टन क्लोराइड से। तुम कहोगे यार सर बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूँ। द मेटल्स आर डिस्पोज्ड एट कैथोड। यानी कि इस रिएक्शन में जो मेटल्स हैं वो कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। ये सेटअप है जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। यानी कि जो तुम्हें याद रखना है, मेटल्स कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो कि हमारा कैथोड है। तुम बोलोगे कैथोड सर आपने बताया था ऊपर पॉजिटिव होता है, पिछले चैप्टर में बताया था कैथोड पॉजिटिव होता है, इस चैप्टर में बता रहा हूँ कैथोड नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखो कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव ऐसे मत याद रखा करो। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जिस पे रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और तुम यहाँ पे साफ साफ डायग्राम में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देख सकते हो और उससे पता लगा सकते हो कौन किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दो डेफिनेशन बताई है। एक तो ऑक्सीजन वाली बताइए कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन है। या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। और जो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो तीसरा डेफिनेशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अगर छोड़े जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो इसको रिडक्शन कहते हैं। यानी कि तीन डेफिनेशन होगी, तुम्हें लिखना पड़ेगा ताकि तुम भूलो ना। अब बात करते हैं, यहाँ पे तुम डायग्राम में देखोगे और साफ पता लग जाएगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। यानी कि तुम्हें पता लग जाएगा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। पर पिछले चैप्टर में जो डायग्राम दिखाया था उस पर क्या हो रहा था कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और एनोड पे रिडक्शन हो रहा था। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आगे एग्जांपल है, जैसे कि द मेटल्स आर डिस्पोज्ड एट कैथोड। यानी कैथोड के ऊपर हमारे मेटल्स आके चिपक जाएंगे। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड के अंदर क्या होगा, हमारा जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जितना भी सोडियम है Na है वो जाके किस पे, कैथोड पे जमा हो जाएगा। और जो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या होगा, जितना भी क्लोरीन है वो जाके जमा हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाएंगी। ऐसा चीज़ें तुम्हें देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है उसको हम अब समझेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स की रिफाइनिंग अब करेंगे हम। ये दोबारा से मैं जो ये डायग्राम है दोबारा से बता देता हूँ कि तुम देखोगे यहाँ पे ऊपर बैटरी लगाई है और कैथोड और एनोड लगा दिया है, और ये मोल्टेन NaCl हमने डाल दिया और साथ में इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ पहली चीज़, अगर किसी लिक्विड में मिट्टी है तो बह कर नीचे आ जाएगी, यानी कि इम्प्योरिटीज़ नीचे जमा हो जाएंगी। और NaCl सॉरी नहीं, कॉपर तुम देख सकते हो, कॉपर की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे जो कॉपर 2+ है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, यानी कि कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे चिपक रहा है और एनोड से हमारा कॉपर निकल रहा है ना। तो ये डायग्राम हमारा जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दोबारा से मैं तुम्हें बताऊंगा, रिफाइनिंग के ही टॉपिक में है। द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। These contain impurities which must be removed to obtain pure metal। यानी कि ऊपर के जो तरीके पिछले पैरे में पढ़ा उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं और हमें एक बढ़िया तरीका चाहिए जिससे हम इम्प्योरिटीज़ को भी गायब कर सकें। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यानी कि अगर इम्प्योरिटीज़ को भी हटाना है और मेटल्स को रिफाइन करना है
तो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है वो उसका मतलब क्या है? मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, निखिल नहीं निकिल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी कि इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम रिफाइन करते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज़ मेड द एनोड, यानी कि जो इम्प्योर मेटल जो है एनोड पे, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ मेड एट द कैथोड, यानी कि कैथोड पे जो मेटल है वो जाके चिपक जाता है और इम्प्योरिटीज़ एनोड के पास आके गिर जाती हैं, यानी कि एनोड के नीचे गिर जाती हैं। अब ये कैसे होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। ए सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक मेटल का सॉल्ट यूज़ करते हैं। द अपैरेटस इज़ सेट अप एज डाउन इन फिगर, इस फिगर के देख सकते हो ऐसे हम अपैरेटस सेट करेंगे। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर हम जब करंट पास करते हैं, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो प्योर मेटल है वो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में डिजॉल्व हो जाएगा नीचे, और जैसे ही डिजॉल्व होगा द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिस्पोजिट ऑन द कैथोड, यानी कि पहले तुम देखोगे यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे यहाँ पे कनेक्ट करके, अरे यार रुको 2 मिनट समय दो मेरे को। जैसे ही हम बैटरी ऑन किया, जैसे कि तुम देखोगे यहाँ पे जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे तो यहाँ वाला मेटल क्या होगा कि रिलीज़ हो जाएगा इस सोल्यूशन के अंदर, और जैसे ही इस सोल्यूशन के अंदर रिलीज़ होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, चलो देखते हैं। जैसे ही ये रिलीज़ होता है, यानी कि जैसे ही ये हमारा रिलीज़ होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इम्प्योरिटीज़ और जो हमारा सोल्यूशन में मेटल है वो अलग अलग आ गया। तो जैसे ही अलग अलग आया तो इम्प्योरिटीज़ नीचे गिर गई क्योंकि ये भारी होती हैं। दूसरा चीज़ क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा वो भाग के कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ पे उसको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन से और वो गेन कर लेगा, यानी कि मेटल जो प्योर होने के लिए, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रोड होगा वो थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। ऐसा कुछ ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब तुम देखो, ऑन पासिंग द करंट, जैसे हम करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एनोड से जो प्योर मेटल है वो सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा, एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट, और जितना डिजॉल्व हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ जो हमारा मेटल है वो कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाएगा। द सोल्यूशन इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सोल्यूशन, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो सोल्यूशन में ही रहेंगी। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और एनोड के बॉटम पे, एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाएंगी, एंड आर नोन एज एनोड मड, और इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। अगर ये डायग्राम आया और तुमको पूछ लिया कि नीचे इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं, तो तुम कहोगे एनोड मड कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हें लगाना है कि बताओ मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है और गैंग क्या होता है, जो कि मैंने तुम्हें अच्छे से बताया है, तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने लेक्चर ध्यान से पढ़ा है। कोरोजन के बारे में बात करेंगे, इसको पिछले एक दो चैप्टर में भी पढ़ा है हमने कोरोजन को। अब आज डीप में देखते हैं कि चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कोरोजन, आज थोड़ा हम डीप में देखेंगे कि कोरोजन क्या है, ये कौन सी बला है जो हमें परेशान करती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि इससे हम बचेंगे कैसे। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1, कुछ चीज़ें हमने कोरोजन के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, सिल्वर जो आर्टिकल्स है, सिल्वर ज्वेलरीज हैं वो काली पड़ जाती हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, हवा में रखने पे जो ज्वेलरीज होती हैं या कोई भी चीज़ सिल्वर की है वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है। हमारी मम्मियाँ जो पायल पैरों में पहनती हैं उसको वॉश करती रहती हैं साबुन सरफ लगा के कि ये कालापन निकल जाए, और ये कालापन निकालने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ रगड़ना नहीं पड़ेगा और अच्छे से साफ़ हो जाएगा सिर्फ साइंस का यूज़ करके। वो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। अगर मैं भूल जाऊँ बताना तो तुम कमेंट्स में लिखोगे, अगले लेक्चर में मैं ये बता दूंगा सिंपल तरीका। तुम मम्मी के साथ ये करोगे जाके एक्सपेरिमेंट, और मम्मी तुम्हारी खुश हो जाएंगी और तुम्हें 2 रुपया दे देंगी इनाम में चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक छोड़ो। सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं हवा में छोड़ने से। दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सल्फर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, यानी कि जब हम हवा में सिल्वर को छोड़ देते हैं तो हवा में होते हैं सल्फर प्रेजेंट्स, और ये सल्फर सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं, और ये जो काला काला होता है वो सिल्वर सल्फाइड ही होता है। ऐसे ही कॉपर के साथ होता है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर and slowly loses its shiny brown surface and gain a green coat.
यानी कि जो कॉपर ब्राउन कलर का चमकता हुआ होता है, अगर उसको हवा में छोड़ दो तो वो क्या करता है, हवा के ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करके बनाता है ग्रीन कलर की लेयरिंग ऑन कॉपर। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। आयरन की बात करें, आयरन मैन एक्सपोज टू मॉइस्ट एंड एयर, नमी और हवा से एक्सपोज जब होता है आयरन हमारा, फॉर लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। और ये ब्राउन कलर का रस्ट, जो कि हमें पता है जंग कहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, जंग से कैसा बचा जाए, ये हमारे को देखने को मिलती है। जंग वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे साइकिल के ऊपर जंग लग जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पापा ने वॉर नहीं रुकवाई है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, यानी कि अब एक कंडीशन देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि आयरन जो रस्ट है वो किस काठी के ऊपर लगा हुआ है, वो देखेंगे हम। पहली चीज़ तो मैं तीनों केसेस में ये पता लग रहा है कि सिल्वर भी एक प्रॉब्लम में फेस कर रहा है जो कि ब्लैक हो जा रहा है, इसको भी कोरोजन कहेंगे। कॉपर जो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी एक कोरोजन है। और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जा रही है जिसको कोरोजन कहेंगे। पर अगर आयरन के साथ कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्टिंग कहेंगे, और रस्टिंग सबके लिए नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं रस्टिंग कोरोजन है और कोरोजन रस्टिंग है। यानी कि कोरोजन इन तीनों केस में हो रहा है, पर रस्टिंग सिर्फ आयरन के साथ हो रहा है। यानी कि आयरन के साथ अगर कोरोजन होगा तो उसी को हम रस्टिंग कह देते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। एग्जाम डेफिनेशन पूछ लेता है रस्टिंग और कोरोजन का। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इन तीनों में से काठी में से किसको जंग पहले लगेगी। यहाँ पे एक 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं और तीनों में काठी डाल दी गई है। पहले वाले में क्या किया गया है, पानी डाला गया है, 3 काठी डुबा दिया गया है और ढक्कन बंद कर दिया गया है। दूसरे में क्या किया है, तीनों काठी को डुबाया अच्छे से, ऊपर से पानी डाला है और उसके बाद ऑयल डाल दिया गया है। तीसरे में क्या किया गया है, सिंपली क्या किया गया है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट डाल दिया गया है और काठियों को डाल दिया गया है। यानी कि ये जो गोलियां हैं ये मॉइस्चर को सोख लेंगी। अब क्या हमने कुछ दिन के बाद देखा, जो हमारा फर्स्ट वाला है उसके ऊपर जंग लग गई, दूसरे वाले पर नहीं लगी, तीसरे वाले पर नहीं लगी। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो जंग का कारण है, रस्ट का कारण है, वो क्या है, हवा, मॉइस्चर और पानी। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तुम, ये पानी में तो काटियाँ डूबी हुई हैं पर इसको हवा नहीं मिल रही है ऑयल के कारण। और तीसरे केस में क्या देखोगे, इस केस में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कारण हवा सारी नहीं है इसके अंदर, इसके कारण इसको भी जंग नहीं लगी। You will observe that iron nail rust in test tube A, but they do not rust in test tube B, C. The test tube A, the nail are exposed to both air and water. In the test tube B, the nail is exposed only water, and the nail in test tube C is exposed to dry air. What does this tell about the condition under which iron article rust? यानी कि तुम्हें ये पढ़ के क्या समझ आ रहा है, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि अगर आयरन को डायरेक्टली हवा और पानी में रहने दोगे या हवा पानी लगने दोगे तो उस पर रस्ट लगनी ही लगनी। तुम्हें ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से समझ आ रही होगी। अब तुम्हें बचना है, क्योंकि तुम्हारा साइकिल पे रस्ट लग जाएगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी और भी आर्टिकल्स हैं, तुम्हारे चेयर हैं लोहे की, उस पर रस्ट लग जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तुम्हारे दरवाजे होते हैं लोहे के, उस पर रस्ट लग जाता है, उस पर कोरोजन हो जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे को फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देखेंगे, कोरोजन से कैसे बचें। तो रस्टिंग ऑफ नेल कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडिंग एंड मेकिंग अलॉय। ये सारी प्रोसेस को यूज़ करके हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। पहली चीज़, हमें हमारे दरवाज़ों को रस्टिंग से बचाना रहता है तो हम पेंट कर देते हैं। तो पेंट से क्या होता है, वो डायरेक्टली हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं रहता, वो पहला लेयर एयर जो हमारा पेंट होता है वो उसको बचा रहा होता है आयरन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के लिए। ऑयलिंग भी सेम वही काम करता है, ग्रीसिंग भी सेम वही काम करता है। गैल्वनाइजेशन मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा, गैल्वनाइजेशन क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है वो। क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजेशन यानी कि मेकिंग अलॉय, अलॉय बनाने से भी जो रस्टिंग है वो कम हो जाती है। गैल्वनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग them with thin layer of zinc. The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? यानी कि कैन यू रीज़न दिस आउट, यानी कि देखो गैल्वनाइजेशन क्या है, अगर आयरन और स्टील है उसको बचाने के लिए रस्ट से हम क्या करते हैं, एक जिंक की पतली प्लेटिंग लगा देते हैं, जिससे कारण डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता आयरन और स्टील का और वो रस्ट से बच जाते हैं। जैसे कि तुम
अगर पबजी और फ्री फायर खेलते हो तो सीधा तुम खुले में खड़े रहोगे तो कोई भी पार्टी से तुम्हें हेडशॉट मार देगा, यानी कि तुम अगर खुले में हवा और पानी लग रहा है तो तुम्हारे ऊपर रस्ट लग जाएगा। पर तुम अगर किसी घर के अंदर हो और चारों तरफ से कवर कर लिया ग्लू वॉल से, तो तुमने एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना दी, तो अब तुम्हारे को मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि अब तुम्हें रस्ट नहीं लगेगा। ऐसे ही आयरन आर्टिकल्स के साथ हम लोग कर रहे हैं। अलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब अलॉइंग के बारे में बात करेंगे। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग क्या होता है? मेटल्स का करना, यानी कि दो मेटल्स को मिला के मिक्स करके बना देना कोई चीज़, उसको अलॉइंग कहते हैं। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन को सबसे ज़्यादा एज अ मेटल यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इट्स प्योर स्टेट। और इसको हम कभी भी प्योर स्टेट में मेटल को नहीं यूज़ करते। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच्ड ईजिली व्हेन हॉट। यानी कि जो प्योर आयरन होता है वो क्या होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है और आराम से हीट करने पे स्ट्रेच कर सकता है। इसलिए बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि थोड़ा सा कार्बन इसमें मिला दिया जाए तो इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और थोड़ा सा कार्बन मिलाने पे ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में अगर लोहे के हमारे डेस्क लग रखे हैं, तो उस ये मत समझना ये सिर्फ लोहा है, उसके अंदर कार्बन मिलाया गया है तभी इतना हार्ड है। वरना अगर सिर्फ आयरन होता तो तुम बैठते, हल्की सी गर्मी होती और तुम्हारा क्या होना था वो तुम्हें पता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, आयरन को अगर निकल और क्रोमियम के साथ मिलाए तो वी गेट स्टेनलेस स्टील। जो कि तुम्हारे घड़ी पे, जो घड़ी अगर तुम पीछे घड़ी तुम पहनते हो उसके पीछे जो स्टील का ढक्कन लगा होता है वो उसके ऊपर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि उसके अंदर क्या है, आयरन के साथ या तो निकल या क्रोमियम मिलाया गया है। विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, और वो हार्ड होता है और उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। दस इफ़ आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस, और आयरन को कोई और सब्सटेंस के साथ मिलाओ तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इन फैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस, और कोई भी मेटल हो उसको अगर किसी और के साथ मिलाओ तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल कुछ भी हम मिलाएं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी और कुछ भी मिला सकते हैं। एन अलॉय इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और नॉन मेटल। यानी कि अलॉय की डेफिनेशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि एक जैसा मिक्सचर दिखेगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ऊपर से देखने को ये नहीं लगेगा तुमको कि दो चीज़ें मिला रखी हैं। और दो मेटल को मिला दो या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिला दो और मिक्स करके एक मेटल जो बनेगा उसको हम अलॉय कहेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड melting of the primary metal and then dissolving the other element in its a defining portion। पहले मेल्ट करेंगे मेन मेटल को और उसके अंदर दूसरा मेटल मिला देंगे। इट इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, और उसको फिर रूम टेम्परेचर पे हम कूल कर देते हैं। प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, क्या तुम्हें पता है कितना सॉफ्ट होता है? अगर बिके तो तुम हाथ से हल्का सा प्रेशर लगाओगे और तुम्हारा जो कान के झुमके हैं वो टूट जाएंगे अगर 24 कैरेट का है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा मजबूत ज्वेलरी बनाना है तो थोड़ा हार्ड होना चाहिए, इसीलिए 22 कैरेट का गोल्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हल्का सा क्या यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कॉपर और सिल्वर हल्का सा मिलाया जाता है, जो कि इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड हमें को देखने को मिलता है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मर्करी, अगर कोई मर्करी है, देन द अलॉय इज़ नोन एज एन अमलगम, यानी कि मर्करी के साथ कोई और हम मेटल मिलाएं तो उसको अमलगम कहेंगे। जैसे मरकरी के साथ हमने सोडियम मिला दिया तो उसको सोडियम अमलगम कहेंगे, यानी कि अमलगम लग जाएगा उसके साथ। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल, यानी कि अगर प्योर मेटल की इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, पर जो अलॉय है उसका कम रहता है। फॉर एग्जांपल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का जो एलॉय है उसको ब्रास कहते हैं। एंड ब्रोंज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर टिन का जो एलॉय है वो ब्रोंज है। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। वेयर एज कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और वहीं कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे ही जिंक या टिन उसके अंदर मिल जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। शोल्डर एनी अलॉय ऑफ लेड और टिन, यानी कि शोल्डर जो लेड और टिन का अलॉय है, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज्ड एज वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, और उसको वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी,
यानी कि मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कह सकते हो। जो आयरन पिलर ये वाला, अगर तुम घूमने गए हो, मैंने ये वाला देखा है, मैं जब गया था तो ये शायद ये वाला जो हमारा आसपास से घेरा गया ये नहीं था, मैं जब ये यहाँ पे घूमने गया था। ये जो आयरन पिलर है वो कुतुब मीनार के पास है दिल्ली के अंदर, और ये 1600 ईयर अगो बना था। दे हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, और ये आयरन का है पर इसके ऊपर रस्ट नहीं लगती। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्टिंग रेजिस्टेंस इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दिस आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाइट एंड 6 टन, यानी कि 6000 किलो का है, और इसके ऊपर रस्ट नहीं लगती, यानी कि इसके ऊपर जंग नहीं लगती। सोचो इतने पुराने समय में कैसे इन्होंने दिमाग लगा के रस्टिंग को प्रिवेंट किया होगा। और ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे रिसर्च की और पता नहीं क्या उन्होंने रिजल्ट दिया, बट ये फैक्ट है, तुम्हें देखने को बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं लगाने हैं, और ये समरी है जो कि तुम्हें पढ़नी है, और हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर ख़त्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, और अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे ही ख़त्म करते रहेंगे, और हम अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम लाइफ को अचीव करेंगे। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।